उससे डाउट्स हैं? एनी डाउट्स फ्रॉम दोस क्वेश्चंस? यस सर है। बोलिए बेटा। बोलिए बच्चों, क्या डाउट्स हैं? सर क्वेश्चन 3 का 9th, तो उसके अंदर जो वैल्यूज है वो इतनी परफेक्ट नहीं आ रही है, तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे? ओके ओके, वैल्यूज उतनी, मतलब एंगल अजीब से आ रहे हैं, है ना, ये कहने का मतलब? परफेक्ट नहीं है। हाँ सर। देखो, तो उसमें हमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वगैरह का यूज करना का। क्वेश्चन नंबर 9। स्क्रीन विजिबल है ना बच्चों तुमको? हाँ सर। देखो बेटा, 3 का 9th, monochromatic ray of light is incident at 37 degree on an equilateral prism of refractive index 3/2. Determine the angle of emergence and angle of deviation. तो प्रिज्म हमें कैसा दिया हुआ है? इक्विलेटरल दिया हुआ है ना? इक्विलेटरल दिया हुआ है तो ऑब्वियसली अपेक्स एंगल 60 डिग्री ही होगा। लाइट रे को कितने एंगल पे हमने इंसिडेंट किया है उस पे बेटे? 37। 37 डिग्री पे इंसिडेंट किया है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, तो हम लिख देंगे 1 इंटू साइन 37 इक्वल टू n इंटू साइन R1, तो आ जाएगा 3/5 इक्वल टू 3/2 इंटू साइन R1। तो साइन R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/5। तो क्या है, ये वाली रे थोड़ी सी बेंड हो गई, है ना बेटा, और यहाँ पर नॉर्मली इंसिडेंट हो गई, ये एंगल आ गया R1, है ना। अब R1 की वैल्यू क्या आ गई बेटे? साइन इनवर्स 2/5, है ना। अब वो कौन सा एंगल होता है जिसका साइन थीटा 2/5 होता है? तो साइन 30 डिग्री तो बेसिकली होता है कितना? 1/2
0.5, 2/5 तो 0.4 हुआ, तो 30 डिग्री से तो थोड़ा छोटा ही एंगल होगा। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि हम ऐसा करते हैं, 25 डिग्री का साइन लेके देखते हैं। 25 डिग्री का साइन 0.422 आता है। ये मैं सब कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है बेटा इसका, देयर इज नो मैजिक। क्या है, आपको कैलकुलेटर दो ही तरीके हैं, आइदर यूज कैलकुलेटर और यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू। इट इज अ टेबल जिसमें कि क्या है, अलग अलग एंगल लिखे हुए होते हैं, उनके साइन कोसाइन टेन की वैल्यूज लिखी हुई होती हैं। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के साथ मिल जाती हैं कभी बार, बाजार में अलग से जैसे लॉग टेबल आती है वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी आती है। तो बच्चों जेई के बात क्या बोल रहे हैं बेटे? जेई के एग्जाम में भी मिलता है ट्रिग्नोमेट्री का टेबल। जेई के एग्जाम में क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पूरी तो नहीं देते, सर लेकिन अगर कभी उल्टी सीधी वैल्यूज इस तरह की दी हैं उन्होंने, तो वो क्या करते हैं, आपको जैसे लिख के दे देंगे कि साइन इनवर्स 0.4, मतलब साइन इनवर्स 2/5 की वैल्यू क्या होती है, वो ऐसा लिख के दे देते हैं। सर हाँ बोलो बेटे। साइन इनवर्स की वैल्यू मतलब 23.5781 ऐसी आ रही हाँ, कैलकुलेटर में डाल के। कैलकुलेटर में लगभग इतनी आ जाएगी, है ना। इसको अपन तो लगभग 24 डिग्री भी मान सकते हो तुम, है ना। हाँ सर। 24 फिर ये डिग्री, हो जाएगा, बस वही डाउट। है ना। बस ऐसे ही करना है इसको। फिर एक बार R1 आ गया तो R2 कैसे निकालोगे? 60 डिग्री ए माइनस माइनस R1। है ना, तो वो लगभग 36 डिग्री आ जाएगा R2, राइट। और फिर वापस से स्नेल्स लॉ लगा देंगे हम, है ना। तो क्या इससे कैलकुलेट कर लोगे बेटे? यस सर। सर 10th वाले में एंगुलर डिस्पर्शन कैसे फाइंड करें? हाँ बेटे, और कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो? 10th वाले में एंगुलर डिस्पर्शन। 10th वाले में एंगुलर डिस्पर्शन, एक मिनट, एक बच्चे ने 8th भी पूछा है। 8th भी पूछा है ना बेटे किसी ने? यस सर। देखो 8th क्या है, इसी का 3rd का 8th। A point object is kept 10 centimeter away from one of the surfaces of a thick double convex lens of refractive index 1.5 and radius of curvature 10 centimeter and 8 centimeter.
central thickness of the lens is 2 centimeter. Determine location of final image considering paraxial rays only. देखो ऐसा लेंस है कुछ, और इसकी थिकनेस कितनी है, 2 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस, और रेडियस ऑफ कर्वेचर्स हैं 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो बेटे यहाँ पर क्या आप लेंस फॉर्मूला यूज कर पाओगे क्या, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f? नो सर। नहीं यूज कर पाएंगे। क्यों नहीं यूज कर पाएंगे? थिक लेंस है। थिक लेंस है। वेरी गुड, वेरी, बहुत थोड़ा बढ़िया, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो तुमने इतना पकड़ लिया तो फिर क्वेश्चन हो जाना चाहिए था तुमसे। ओके, मैं एक्चुअली वो डायग्राम गलत ड्रॉ कर दिया, उसके से पूरा कैलकुलेशन गलत किया था। अच्छा, तो मैं करके बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द सरफेसेस, तो अपन मान लेते हैं कि पहली सरफेस से 10 सेंटीमीटर इधर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, है ना। अब देखो शुरू में ये वाले पॉइंट को ओरिजिन मानना पड़ेगा, और रेज ऐसे जा रही हैं तो राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। u की वैल्यू लिखेंगे -10, n1 को लिखेंगे 1, n2 को लिखेंगे कितना बेटे, 3/2 1.5, और r को लिखेंगे 10। तो क्या आ जाएगा, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई r इज 10। तो ये आ जाएगा 3/2v प्लस 1/10 इक्वल टू 3/2 माइनस 1, दैट इज 1/2, 1/20। तो 3/2v की वैल्यू आ जाएगी 1/20 माइनस 1/10। तो 3/2v को क्या लिख लेंगे बच्चों, 21 माइनस 2, तो 3/2v इज -1/20। तो v आ गया कितना बेटे, -30 सेंटीमीटर की वैल्यू v की आ जाती। माइनस मतलब राइट साइड पॉजिटिव है तो इमेज लेफ्ट साइड में 30 सेंटीमीटर पे बन रही है, इस पहली सरफेस से 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो दूसरी सरफेस है उसको ऐसा लगेगा कि यही ऑब्जेक्ट है, रेज वहां से आ रही है ना। लेकिन तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी 30 + 2 यानी -32u हो जाएगा। n1 की वैल्यू अब 3/2 होगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, ग्लास से एयर में रे जा रही है ना, ग्लास से एयर में अब रे जाएंगी। और n2 को लेंगे 1, और r की वैल्यू अब नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये वाली सरफेस ऐसे बेंट है तो इसका सेंटर लेफ्ट साइड में है, तो r को -8 लोगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, n2/v माइनस n1/u, u इज -32 इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई r को -8 लिख देंगे बच्चों। तो 1/v प्लस 3/64 इक्वल टू 1 माइनस 3/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे, -1/2 माइनस 1/2 बाई -8, तो कितना आ जाएगा 1/16। तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/16 माइनस 3/64। तो ये आ जाएगा 64 1/64। 4 माइनस 3, तो v की वैल्यू 64 ही आ गई बेटे, है ना। मतलब इमेज कहाँ पे बन गई, 64 centimeters on the right hand side. हाँ 64 सेंटीमीटर पे बन गई। इसमें आंसर क्या दिया हुआ है, So 4 centimeter from the other surface.
ये तो हमारा तो आंसर गलत आ रहा है, अलग आ रहा है इससे। नहीं सर, राइट है ना, दूसरे सरफेस से 64 सेंटीमीटर अवे होगा ना। तो लेकिन इन्होंने तो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, नहीं सर, 64 है। 64 ही दिया हुआ है बुक में आंसर। क्या दिया यस हुआ है? सर, यस सर, यस सर। 64। 64 ही दिया हुआ है ना, ठीक है। मेरे पास जो बुक है उसमें गलत दिया। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाए, 10th पे आ जाए, है ना। तो 10th में क्या है बच्चों, from the given data determine angular dispersion by the prism and dispersive power of its material for extreme colors। तो बेटे एंगल ऑफ डिस्पर्शन तो NV माइनस NR इंटू ए होता है ना, बोलिए जी, ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ सर। यस सर। तो बस NV की वैल्यू रख दो 1.66, NR की वैल्यू रख दें कितनी, 1.62 मल्टीप्लाइड बाय अपेक्स एंगल। अब अपेक्स एंगल कैसे पता लगाएंगे, उन्होंने हमें रेड के लिए डेविएशन दिया हुआ है, मतलब उन्होंने हमें ये कहा हुआ है कि NR माइनस 1 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 3.1 डिग्री। तो यहाँ से ए की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, 3.1 अपॉन NR माइनस 1। NR इज व्हाट, 1.62, तो 1.62 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाता है 0.62। तो ऊपर 2 जीरो, नीचे एक जीरो, यानी ऊपर एक जीरो बच गया। 31 टेंजा एंड 31 टूजा, तो ये 5 आ जाता है। ए की वैल्यू 5 डिग्री आ गई, तो इस ए को आप वापस से इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो थीटा आ जाएगा 1.62 माइनस 1.66 माइनस 1.62। 1 में से 1 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 2 गया 4 इंटू 5 डिग्री, तो 5 4 जा कितना आ गया 20, तो 0.2 0.2। डिग्री की। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा, यस सर। डिस्पर्सिव पावर की जहां तक बात है, तो डिस्पर्सिव पावर होता है बच्चों NV माइनस NR डिवाइडेड बाय NY माइनस 1। और NY को आप क्या कर सकते हो, NV प्लस NR बाई 2 के बराबर लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली। तो ये हो जाएगा NV इज 1.66, NR is 1.62, NV plus NR by 2, तो 1.66 plus 1.62 by 2 minus 1, तो कितना आ गया 0.04 डिवाइडेड बाय 1.66 प्लस 1.62 करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटे, 3.28। 3.28 by 2, तो 1.64 माइनस 1, तो 0.04 डिवाइडेड बाय 0.64 ऐसा आ जाता है। ये 2 डेसिमल से 2 डेसिमल गया, तो 1/16 इसकी वैल्यू आ गई। ये जो मैंने लिखा है ओमेगा, इसको इसी को बोलते हैं क्या बच्चों, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर बेसिकली होती है
एंगुलर डिस्पर्शन divided by mean deviation. Angular dispersion divided by mean deviation. What is angular dispersion? It is NV minus NR into A. What is mean deviation? NY minus 1 into A. तो A से A कैंसिल हो गया, तो NV minus NR divided by NY minus 1. क्या ये बात समझ में आती है? ट्वेल्थ वाला अभी थोड़ी करने को कहा था मैंने, 12th करने के लिए कहा था क्या बच्चों? नो सर। हाँ 12th नहीं करना बेटे अभी अपने को, 12th अभी पढ़ेंगे, मतलब आज पढ़ेंगे, उसके बाद करना है ना। ठीक है बच्चों, तो अभी हम आगे पढ़ते हैं जी, है ना। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्पर्शन ड्यू टू प्रिज्म, है ना। अब हम बात करेंगे किसकी बच्चों? रेनबो फॉर्मेशन। देखिए क्या है, रेनबो तो सब जानते ही हैं, है ना। कैसे फॉर्म होता है उसकी बात करते हैं। देखिए ये हमें पता है भाई, रेन्स होने के बाद क्या होता है, एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड रह जाती ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है सर। है ना, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड। तो ये एक वाटर ड्रॉप है, दिस इज अ वाटर ड्रॉप। और इसमें क्या हो रहा है, हम मानते हैं कि सनलाइट एंटर करती है, व्हाइट लाइट। अब यहाँ पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे बेटे, स्फेयर पे सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं तो सेंटर से वो पॉइंट तक, है ना। अब ये जो एंगल है बेटे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। अब देखिए ये जो है, ये आपकी ओरिजिनल रे की ट्रैवलिंग की डायरेक्शन है,
अब इसमें क्या होता है, हमें ये पता है भाई कि वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड होती है और रेड सबसे कम बेंड होती है ना। ये कर्व बना दिया मैंने, कर्व नहीं होगी वो, स्ट्रेट लाइन ही रहेंगी, है ना। देखो कैसे, ये ऊपर वाली क्या है बेटे, ऊपर वाली रे है रेड, और नीचे वाली रे क्या है, वायलेट, वॉयलेट, उसके बीच में इंडिगो, ब्लू, ग्रीन वगैरह। है ना। बाकी सारी उनके बीच में। अब देखो ऐसा होता है बेटे कि कुछ रे जो है वो बाहर जाती है, रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन कुछ रेस का रिफ्लेक्शन भी होता है ना। ये अपने को पता है, हमेशा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन साथ में चलते हैं, होता है कि नहीं होता बेटा। यस सर। तो क्या होगा, अब जैसे रेड की अगर मैं बात करूं तो रेड के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, तो वो ज्यादा एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वॉयलेट की अगर बात करूं तो वॉयलेट का एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है अंदर, तो वो कम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये तो रेड लाइट हो गई और ये वॉयलेट। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा जी, अब यहां से भी फिर से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगा। हम रिफ्रैक्टेड रे कंसीडर करते हैं। रिफ्रैक्टेड रे कंसीडर करोगे तो ये वॉयलेट कलर भी रिफ्रैक्ट होगा और रेड कलर भी रिफ्रैक्ट होगा। वॉयलेट मतलब दोनों ने अपना अपना, अब क्या है, अगर हम इनको पीछे एक्सटेंड करते हैं, तो बेटे क्या है, मान लो आप ये वाइट लाइट ऊपर से आ रही है, आदमी कहीं यहाँ जमीन से ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसको क्या होगा, इस पार्ट ऑफ द स्काई में यहाँ पे कहीं पे जहां पे ये रेज यहाँ से कहीं से आते हुए इसको दिखाई देंगे, है ना। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? यस सर। अब इसमें देखो क्या होता है, इस ये या इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, ये जो है दिस इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो इस तरह से बनता है। और प्राइमरी रेनबो में क्या होता है बेटे, प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो में अंतर क्या है, एक तो प्राइमरी रेनबो की इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, सेकेंडरी रेनबो की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती है। दूसरा, जो कलर का जो ऑर्डर होता है वो प्राइमरी और रेनबो में पूरा उल्टा होता है। उल्टा सा मतलब क्या है कि मतलब एक में पहले वायलेट रहेगा, दूसरे में पहले रेड रहेगा। हाँ 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 हाँ, रेड सर प्राइमरी तो ये रेनबो में वाला रेड ऊपर होता है। प्राइमरी है। प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, इन प्राइमरी रेनबो रेड सबसे ऊपर होता है और वॉयलेट जो होता है वो सबसे नीचे होता है। सेकेंडरी रेनबो भी इसी तरह से बनता है, फॉर्मेशन इसी तरह की है,
लेकिन क्या है, उसमें हमको रेस का 2 बार रिफ्लेक्शन कंसिडर करते हैं। जैसे ये लाइट है, यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, ड्रॉप के अंदर एंटर करी, फिर इधर से रिफ्लेक्शन, फिर एक बार और रिफ्लेक्शन, और फिर उसके बाद क्या, रिफ्रैक्शन। तो कितने रिफ्लेक्शन हो गए, 1 2, 2 बार रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे बाहर आती है उसकी अपन बात करते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, कलर उल्टा हो जाता है। यहाँ पर जो रेनबो की फॉर्मेशन होती है वो इस तरह से होती है कि वॉयलेट ऊपर और रेड नीचे। सर ये सेकेंडरी रेनबो है ना जिसमें वॉयलेट ऊपर होगा? हाँ, ये सेकेंडरी रेनबो। ओके। फिर वॉलेट नीचे होगा ना किस में बेटे, सेकेंडरी में? क्यों, ऐसा क्यों? सर प्राइमरी में वॉलेट ऊपर है ना। कहाँ है वॉयलेट, ये रहा ना प्राइमरी रेनबो। अच्छा हाँ सर, समझा। ठीक है, मतलब देखो सन रेज जो है वो कहाँ से स्ट्राइक कर रही है बेसिकली उस पर डिपेंड करता है ना। अगर मान लो कि सन रेज जो है वो थोड़े लोअर पार्ट ऑफ द ड्रॉप से स्ट्राइक करती है तो सेकेंडरी रेनबो बनता है, अपर पार्ट ऑफ द ड्रॉप से स्ट्राइक करती है तो प्राइमरी रेनबो बनता है ना। लेकिन प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में क्या फर्क है वो लिखता हूँ मैं। सेकेंडरी रेनबो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू सर वाटर ड्रॉप पे कहाँ स्ट्राइक करेगी ना? सेकेंडरी रेनबो फॉर्म, क्या क्या बोल रहे हो बेटे? सर वाटर ड्रॉप पे सन की रे कहाँ स्ट्राइक करेगी वो देखना होता है ना। हम्म, secondary rainbow formation takes place due to 2 reflections, है ना, inside the water drop. दूसरा, in secondary rainbow violet color forms outer part of the rainbow, outer part of the arc, है ना, बाहर वाला हिस्सा violet होता है। और intensity of secondary rainbow is very small in comparison to primary rainbow. क्या ये बात क्लियर है बेटे? यस सर। वो सेकेंडरी रेनबो का डायग्राम जरा समझाना। सेकेंडरी रेनबो का डायग्राम एक बार फिर से बनाते हैं, देखो बड़ा बनाते सर हैं। 120 का पेज दिखा। यस सर।
सर राइट साइड में आपने जो पॉइंट लिखा है उसमें द पार्ट ऑफ द क्या लिखा है आपने लास्ट में? आर्क, आउटर पार्ट ऑफ द आर्क। थैंक यू सर। एक आर्क की फॉर्म में बनता है ना रेनबो। हाँ सर। नोट किया बच्चों ये सब? Yes, sir. अच्छा, हम बात कर रहे थे किसकी? सेकेंडरी सेकेंडरी रेनबो फॉर्मेशन की। देखिए, जैसा मैंने बताया था भाई, उसमें क्या है, सन रेज जो है वो थोड़ा सा ज्यादा एंगल पे आ रही है, ऊपर से आ रही है, ज्यादा एंगल पे आ रही है, तो थोड़े लोअर पार्ट ऑफ द ड्रॉप पे टकरा रही है इस पर। ये वाइट, नॉर्मल अगर यहाँ पे डालना होगा तो कैसे करेंगे? सेंटर और सेंटर को इस वाले पार्ट से ज्वाइन मैंने कर दिया, तो ये लाइन क्या बन गई? नॉर्मल। अब रे जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, ऐसे चलेगी। ठीक है? मान लो ये रेड और वॉयलेट थोड़ी ज्यादा बेंड होती है रेड से, हमेशा ये ध्यान रखना। तो ये वॉयलेट, ये हो गया रेड, ये हो गया। अब हमको क्या करना है जी? रिफ्लेक्शन करवाना। वॉयलेट के लिए एंगल इतना है, रेड के लिए angle, तो ये ऐसे चल। अब क्या होगा? यहाँ पर एक बार और रिफ्लेक्शन कंसीडर कराना है, तो इधर चला जाए। और ये वैल्यू है, और फिर यहाँ से रेज जो है वो बाहर निकलेंगे, तो ये रे अपने हिसाब से थोड़ी अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, नहीं, ये रे अपने अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। इनफैक्ट इसको, अगर ये रे ऐसे जाएगी तो क्या है, इंसानों को नजर नहीं आएगा जो जमीन पे बैठे हैं, तो हम इनको थोड़ा सा इधर भेज दें।
ये इस तरह, ये बात समझ में आ रही है। तो ये होता है वॉयलेट और इधर होता है क्या। अब इसको जब आप ऐसे आगे एक्सटेंड करोगे तो ये वॉयलेट आउटर पार्ट बनाता है, रेड इनर पार्ट, है ना। सर हाँ बेटे बोले। अगर आप वो लाइन को ट्रेस करोगे वायलेट वाले तो वो रेड हो रहा है। अच्छा ऐसा हो रहा है क्या? मतलब जहाँ पे व्हाइट लाइट एंटर हो रही है वो रेड लाइट अगर हम पकड़ेंगे और उसको देखते रहेंगे तो वो जाके वायलेट वायलेट बन रही है। हाँ हाँ हाँ, Yes, sir. मैंने उल्टा बनाया है। देखो ऊपर वाला वॉयलेट है, ये वाला रेड है, फिर वॉयलेट से ये वॉयलेट हो, फिर उससे ये वॉयलेट, फिर उससे ये वॉयलेट, और ये रेड है तो ये वाला रेड। हाँ सर। लेकिन मैंने एक्चुअली यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है यार। ये क्या है, देखो ये वाला एंगल तो ज्यादा बन रहा था ना, तो ये ज्यादा एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए था यहाँ से, समझ रहे हो। ये जो एंगल है ये ज्यादा बनना चाहिए, ठीक है। ये एंगल ज्यादा बनेगा तो इधर से ये, ठीक है। तो ये वाला वॉयलेट रहेगा और ये वाला, ओके सर। है ना। रिफ्लेक्शन के समय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको। जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज्यादा ही करना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है बेटे। हाँ सर। एक चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि note that a partial reflection takes place inside the spherical dome. Not total internal reflection. स्फेरिकल ड्रॉप के अंदर से क्या होता है बेटे, पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता, है ना। कैसा रिफ्लेक्शन होता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल ही नहीं है उसके अंदर से। क्यों नहीं पॉसिबल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मान लो कि ये कोई स्फेयर है और यहाँ से मान लो व्हाइट लाइट एंटर कर रही है इसको जी, ये व्हाइट लाइट है और सेंटर से आपने इसको ज्वाइन कर दिया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया। अब यहाँ से ये एंगल आर बन गया, है ना। देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। अब जब आप यहाँ जाओगे तो क्या ये जो ट्राइंगल अंदर बन रहा है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है बच्चों। यस सर। और अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये एंगल भी आर बन रहा है कि नहीं, बोलिए। यस सर। और अगर इसका मतलब क्या है, आई एंगल पे लाइट रे को आपने एयर से इंसिडेंट किया था तो वो आर एंगल पे एंटर करी। अब अंदर से अगर आर एंगल पे इंसिडेंट हो रही है
तो क्या आई एंगल पे बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी? Yes, sir. आई एंगल पे बाहर निकलेगी, है ना? तो क्योंकि ये आई एंगल पे बाहर निकल रही है, तो इसकी वजह से मतलब हमेशा कोई ना कोई ऐसा नहीं हो पाएगा ना कि ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा बन पाएगा, ये वाला एंगल बन पाएगा क्या? सर तो जब ऐसे होगा तो वो वहां पे रेनबो नहीं बनेगा ना? नहीं नहीं, रेनबो बनेगा ना भाई। कुछ एनर्जी का कुछ हिस्सा बाहर चला गया, लेकिन कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट भी तो हुआ है ना। तो वो जो रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट है उससे रेनबो बनेगा ना। देखो बेटे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमेशा एक साथ हो रहे होते हैं कि नहीं हो रहे होते हैं? हाँ सर। मान लो तुम्हारे घर विंडो लगी हुई है अपने रूम में कोई, और उसमें ग्लास लगा हुआ है, तो वो ग्लास के थ्रू हम बाहर के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि वहां से हमारे तक लाइट रिफ्रैक्ट होती। क्या होती है? बाहर से अंदर लाइट आ रही है, इसका मतलब लाइट का क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हो रहा है। और हमें बहुत हल्की सी हमारी खुद की इमेज भी उस ग्लास में दिखाई दे जाती है कि नहीं दे जाती? Yes. खुद की इमेज भी हमें दिखाई दे जाती है। तो वो हमारी खुद की इमेज हमें कैसे दिखाई दे गई? मतलब हमसे लाइट गई और वापस हम ही तक आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ ना। Yes, sir. मतलब साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। ये पार्शियल हमेशा चल रहे होते हैं। हम पढ़ते समय एक बार में एक चीज पढ़ते हैं, या तो रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं या रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, है ना? लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। रिफ्लेक्शन के अनुसार रिफ्लेक्शन की इमेज बना दो, रिफ्रैक्शन के अनुसार रिफ्रैक्शन की इमेज बना दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आती बात? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये बात क्लियर है बच्चों? तो इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो नहीं हो सकता, पार्शियल रिफ्लेक्शन ही हो सकता है। क्योंकि एंगल आर जो बन रहा है वो क्रिटिकल एंगल से तो कम ही बनेगा हमेशा, है ना? ज्यादा कैसे बन जाएगा? ओके सर। अब देखो, हम आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी? डिफेक्ट्स ऑफ लेंसेस। स्फेरिकल लेंस के लिए जब डिफेक्ट की हम बात करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? क्रोमेटिक अबेरेशन। क्रोमेटिक अबेरेशन क्या होता है? देखो देखो, हमने लेंस की फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला पढ़ा था बेटे? n-1 × 1/r1 -1/r2, ये पढ़ा था। यस सर। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज n-1 × 1/r1 -1/r2।
अब देखो ये जो n जो है वो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है ना, n इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, क्यों बेटे? Yes, sir. डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का मतलब डिफरेंट कलर्स के लिए n की वैल्यू अलग अलग है या नहीं बच्चे? Yes, sir. इसका मतलब focal length of a lens will be different for different colors. क्यों बेटे? Yes, sir. मतलब क्या है, एक लेंस है उस पे अगर मैंने वाइट लाइट इंसिडेंट कर दी, अब वाइट लाइट में सारे ही कलर मिक्स होते हैं, तो क्या होगा, वो लेंस अलग अलग कलर को अलग अलग जगह पे फोकस कर देगा। Yes, sir. देखो एन सबसे ज्यादा किसके लिए होता है, वॉयलेट का, है ना? तो एन मतलब बढ़ेगा वो सबसे पीछे होगा, राइट साइड पे सबसे ज्यादा। तो 1/f बढ़ेगा, यानी f डिक्रीज होगा, ऐसा बोल सकता हूँ। बस तो वॉयलेट की फोकल लेंथ सबसे कम आएगी, तो ये वाली जो रे होगी ये वॉयलेट होगी, और रेड की फोकल लेंथ सबसे ज्यादा आएगी, तो ये रेड इधर गया, बीच में बाकी सारे कलर्स भी रहेंगे। क्या ये बात समझ में आती? हालांकि ये जो डायग्राम बनाया गया है ये थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा ड्रामेटिक टाइप का है, मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। क्या ये बात समझ में आती? उसी तरह से कॉनकेव यानी डाइवर्जिंग लेंस का भी यही हाल होता है कि डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है, रेस को डाइवर्ज करता है, तो डाइवर्ज करते समय वो क्या करेगा, सबसे ज्यादा डाइवर्ज कर देगा वॉयलेट, और सबसे कम डाइवर्ज करेगा इसको, रेड। तो रेड की फोकल लेंथ सबसे ज्यादा आएगी, वॉयलेट की सबसे कम। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? बोलिए जी। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ सर। तो क्रोमेटिक एबरेशन है, इसको हटा कैसे सकते हैं, है ना? हाउ टू रिड्यूस या एलिमिनेट दिस क्रोमेटिक एबरेशन। तो क्रोमेटिक एबरेशन को हटाने के लिए हम क्या है, दो लेंसेस का कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है? हम क्या करते हैं, सपोज आपको कोई डिजायर्ड फोकल लेंथ 2 चाहिए मिनट f। ऊपर वाली डायग्राम दिखाएं। हाँ बेटा। यस सर, हो गया।
सर लास्ट स्लाइड दिखाइए। तो है फिर वो खाना बट एक मिनट ये देखना तो है
हाँ बेटे, नोट कर लिया ये सबने? Yes, sir. यस सर। ओके, अब क्या है जी, इसको हटाते कैसे हैं? हाउ टू रिमूव क्रोमेटिक अबेरेशन, है ना? टू रिमूव क्रोमेटिक अबेरेशन ऑफ ए लेंस, हम क्या करते हैं, टू lenses are used to generate the desired power और focal length, है ना? जैसे एक लेंस हमने ऐसा यूज कर लिया, एक लेंस कुछ इस तरह का यूज कर लिया। अब देखो, जब ये आप दो लेंसेस को यूज करते हो टू जनरेट अ पर्टिकुलर डिजायर्ड पावर, तो उसमें उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या हो जाता है? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बराबर होता है 1/f1 प्लस 1 by f2. इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बराबर होती है किसके? 1/f1 प्लस 1/f2। क्या ये बात समझ में आती? Yes, sir. Equivalent focal length is equal to 1/f1 plus 1/f2. Now what I want is that equivalent focal length should be same for violet and red color, है ना? 1/f equivalent for violet should be same as 1/f equivalent for red. दोनों का फोकल लेंथ सेम आ गया, मतलब वॉयलेट और रेड कलर को एक ही जगह पर फोकस कर देगा ये। तो यानी क्रोमेटिक अबेरेशन हमने रिमूव किया कि नहीं किया बच्चों? किया। बोलिए। Yes, sir. अब वॉयलेट के लिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे लिखेंगे? 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ 1 फॉर वॉयलेट प्लस 1 बाई फोकल लेंथ फॉर 2 फॉर वॉयलेट, और ये हो जाएगा 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ 1 फॉर रेड प्लस 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ 2 फॉर रेड, है ना? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, f1v माइनस 1 बाई f1r इक्वल टू 1 बाई f2r माइनस, या उसको भी आप इसी तरफ ले आइए और ऐसा लिख लीजिए 1 बाई f2v माइनस 1 बाई f2r इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? और ऐसा जब आप कर दोगे तो क्या आ जाएगा? वन की फोकल लेंथ वॉयलेट के लिए उसका क्या फॉर्मूला होगा? NV1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, और 1 की फोकल लेंथ रेड के लिए उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? NR1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ 2 फॉर वॉयलेट वो कितना हो जाएगा? NV2 माइनस 1 इंटू 1/r1 डैश माइनस 1/r2 डैश माइनस NR2 माइनस 1 इंटू 1/r1 डैश माइनस 1/r2 डैश, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे? NV1 माइनस NR1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 माइनस प्लस क्या? NV2 माइनस NR2 इंटू
1 by r1 dash minus 1 by r2 dash. This is again equal to 0. क्या ये बात समझ में आती है बेटे? अब आप क्या करो कि ये जो nv1 माइनस nr1 वाला जो टर्म है, इसमें से हम क्या करें, ny1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो और ny1 माइनस 1 से डिवाइड कर दो, और सेकंड टर्म जो लिखी हुई है उसमें भी आप सर यही यहाँ पे करो। ny1 क्या है? येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो कलर, और इसको भी ny2 सेकंड लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो कलर -1 ny2 -1 इंटू 1 बाई r1 डैश माइनस 1 बाई r2 डैश, ऐसा ये 0 आ जाए। अब ये चीज क्या हो गई बेटे, इसके बारे में बताओ मुझे। ये अभी हमने पढ़ा है, क्या इसको डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं? यस सर। यस सर। इसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर फॉर लेंस 1, और ये पूरा क्या हो जाएगा, क्या ये 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1 फॉर येलो कलर ऐसा हो जाएगा? बोलिए जी। यस सर। प्लस ओमेगा 2, ये ओमेगा 2 हो गया, और जो बाद वाली टर्म बची वो 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ 2 फॉर येलो कलर हो गया। दिस इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा ओमेगा 1 अपॉन f1y प्लस ओमेगा 2 अपॉन f2y, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अगर दो लेंसेज हैं जिनकी फोकल लेंथ f1y और f2y हैं, तो और साथ में ये कंडीशन अगर वो दोनों सेटिस्फाई करते हैं, तो वो उन लेंसेज का जो एक कॉम्बिनेशन आएगा, वो कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा बच्चों? अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनेगा। वो कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा? दैट विल बी एन अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? बोलिए भाई। सर हम्म, सर डिस्पर्सिव पावर वाला स्लाइड दिखाइए ना सर। क्या बोल रहे हो बेटे? डिस्पर्सिव पावर वाला स्लाइड दिखाइए ना। डिस्पर्सिव पावर वाला स्लाइड, ओके। ये है डिस्पर्सिव। थैंक यू सर।
क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. सर लास्ट पेज। हाँ, हो गया sir. अब इसमें देखो एक चीज आप देखो कि ये डिस्पर्सिव पावर तो हमेशा पॉजिटिव होती है, ओमेगा 1 ऑलवेज पॉजिटिव, ओमेगा 2 ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये इन दोनों का सम जीरो कैसे हो पाएगा बेटे? इसका मतलब क्या होना चाहिए कि आउट ऑफ टू लेंसेस one of the lens in the combination must be converging and the other lens must be diverging, डाइवर्जेंस। है ना? For above condition to hold, one of the lenses must be converging and other must be diverging. Converging से हमारा मतलब क्या है? Positive focal length. और diverging से मतलब क्या है? Negative focal length. क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। जैसे देखो मैं एक सिंपल सी बात आपको बताऊं कि मान लो आपसे कहा जाए कि an achromatic lens is to be prepared from two lenses of focal lengths, two lenses of materials having dispersive powers of 0.2 and 0.3, है ना? दो अलग अलग मटेरियल हैं, अलग अलग टाइप के ग्लास हो सकते हैं। जैसे ग्लास का एक टाइप होता है क्राउन ग्लास, एक टाइप होता है फ्लिंट ग्लास। तो एक का डिस्पर्सिव पावर हमें दे दिया गया है 0.2, एक का डिस्पर्सिव पावर हमें दे दिया गया है कितना? 0.3, है ना बेटे? 0.2, 0.3। What should be the focal lengths of the two lenses
so that their equivalent focal length is anything, let's say 20 centimeter, and it is achromatic. Achromatic तो मैंने पहले ही लिख ही दिया. क्वेश्चन समझ में आया बच्चों सबको? एक बार पढ़ लो. हो गया देखो कैसे करेंगे अब इस क्वेश्चन को बच्चों. हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. हमें दो कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखो क्या क्या कंडीशन दी हुई है. पहला, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? 20 सेंटीमीटर. क्यों बेटे? यस सर. तो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट होता है. तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 की वैल्यू 1/20 लिख दें. अच्छा, अब इसमें देखो ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ किसके लिए है, रेड के लिए है या वॉयलेट के लिए है. तो ये जो 20 सेंटीमीटर की बात करते हैं ये मीन फोकल लेंथ है. मीन फोकल लेंथ मतलब येलो के लिए फोकल लेंथ. तो 1 की फोकल लेंथ येलो के लिए f1 मान लेते हैं, 2 की फोकल लेंथ येलो के लिए f2 मान लेते हैं. तो 1/f1 प्लस 1/f2 की वैल्यू क्या हो गई? 20. सर. हाँ बोलो बेटे. सिर्फ येलो ही क्यों लेते हैं? येलो का ही मीन के बराबर आता है क्योंकि येलो बीच में ही होता है ऑलमोस्ट, है ना. और उसका ही फोकल लेंथ, उसके लिए जो फोकल लेंथ निकालोगे वही मीन फोकल लेंथ के बराबर आता है. समझ में आ रही बात है? हाँ सर. अच्छा, दूसरा हमें दिया हुआ है कि अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए. तो अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन की क्या कंडीशन होती है? ω1/f1 प्लस ω2/f2 0 होना चाहिए. यहाँ पे f1y और f2y लिखा था हमने, तो वो मीन वाला ही हो गया. हो गया कि नहीं बेटा? यस तो सर. इसका मतलब क्या हो गया? 0.2 डिवाइडेड बाई f1 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई f2 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स क्या आ गया बेटे हमारे पास? f1/f2 की क्या वैल्यू आ गई? -2/3 के बराबर आ गई, है ना. ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. इक्वेशन 2 से आप f1 की वैल्यू f2 के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दो इन इक्वेशन 1. substitute f1 from 2 in 1. तो क्या आ जाएगा? 1/f1 की जगह आ जाएगा -2f2/3 और f2 की जगह तो f2 ही रहने दें. ये 1/20 के बराबर आ जाएगा. तो आपके पास आ जाएगा -3/2f2 प्लस 1/f2 इज -1/20. दैट मीन्स यहाँ से 2f2 एलसीएम आया -3 प्लस 1 नहीं 2 इक्वल टू -1/20. तो 2 10s are 20, -3 प्लस 2 इज -1. तो f2 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई ना बच्चों. f2 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई. तो f1 कितना आ जाएगा? -2/3 इंटू 10 यानी -20/3 सेंटीमीटर.
क्यों बेटे, क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? यस सर। सर हाँ बेटे बोलो। सर 1/20 फर्स्ट स्टेप पे लिखा है, सेकंड में -1/20 कैसे होगा? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। सब्स्टिट्यूट F1 फ्रॉम 2 in 1 लिखा है, उसके बाद सेकंड स्टेप में -1/20 होगा। अच्छा हाँ, मैंने ये गलत किया। हाँ सर, यहाँ वो पर क्या आएगा, प्लस ही आएगा, ये माइनस नहीं आएगा। F2 -10 है, यहाँ पर प्लस ही आएगा, तो F2 की क्या वैल्यू आएगी बच्चों? -10 -10। और F1 F1 20/3 फिर आ जाएगा +20, -10 and +20/s। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। ओके। अब बच्चों हम आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी? आई। सर 1 मिनट लास्ट स्लाइड दिखाना। हाँ बेटे। डन सर। ओके बेटे, देखिए आई का ब्रीफ वर्किंग और डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये चीजें हमें और पढ़नी। देखो वैसे तो आई काफी कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन उसका होता है ना? तो वो बायो वाले स्टूडेंट, यहाँ पर किसी के पास बायो भी है क्या? मैथ्स के साथ साथ कोई ऐसा स्टूडेंट है? नहीं सर। ओके। और देखो क्या है, देखो आई का वर्किंग कैसा होता है? आई तो पूरा स्फेरिकल शेप का होता है ना? और जो इसका डायमीटर होता है वो कैसा होता है? मतलब ये वाली डिस्टेंस वो 2.3 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर के बीच का इसका डायमीटर होता है। और ये जो बैक पार्ट ऑफ द आई होता है इसको क्या बोलते हैं बेटे? रेटिना। और रेटिना से जुड़े हुए होते हैं क्या? सेंसरी कोन्स एंड सेंसरी रॉड्स, जो कि क्या करते हैं, जो लाइट रेटिना पे आकर के फोकस होती है वो सिग्नल को कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं, फिर उसको हम एज अ इमेज इंटरप्रेट करते हैं। ये होता है आई लेंस, जो कि कन्वर्जिंग टाइप का होता है। और यहाँ पर होती हैं क्या? सिलियरी मसल्स। These are flexible muscles through which the radius of curvature of eye lens can be changed
फोकस। and thus I can adjust its focal length. ये आई के पास कैपेबिलिटी होती है। लेंस की फोकल लेंथ का तो फॉर्मूला हमें पता ही है, n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। आप r1 r2 को चेंज करेंगे तो क्या होगा, फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगी। हाँ बोलिए बेटे। तुम्हारी आवाज गई। ये सीलियरी मसल्स ही फ्लेक्सिबल मसल्स है ना? हाँ बेटे। ओके सर। इनकी मदद से क्या होता है, आई अपनी फोकल लेंथ को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है ना। अब देखो जरूरत, कैपेबिलिटी क्यों चाहिए, इसकी जरूरत क्या है, फोकल लेंथ चेंज करने की जरूरत क्या है। आप ये देखिए कि ऑब्जेक्ट आंख से कितनी भी दूरी पे रखा हुआ हो सकता है, लेकिन आंख को उसे हमेशा फोकस रेटिना पे ही करना होता है, तभी उसकी इमेज हम क्लियरली देख पाएंगे। क्या बात समझ में आती है? अब मान लेते हैं कि साहब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आंख से कुछ x के बराबर, इमेज उसको बनानी है हमेशा 2r पे। लेंस फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो लिखेंगे 1/v माइनस 1/u इज 1/f। v को 2r लिख देंगे, u को -x लिख देंगे, इक्वल टू 1/f। तो आपके पास आ गया 1/2r प्लस 1/x इक्वल टू 1/f। ये ऐसी वैल्यू आ गई। अब ये क्या बताता है हमें ये फॉर्मूला, क्या ये बताता है कि एज x इंक्रीजेस f मस्ट ऑल्सो इंक्रीज। क्यों बेटे, ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाओगे तो आपको अपनी फोकल लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट को जब पास लाओगे तो आपको अपनी फोकल लेंथ कम पड़नी पड़ेगी। तो लगातार फोकल लेंथ को चेंज करते रहना पड़ेगा आपको। आप कोई पास का ऑब्जेक्ट दे रहे हो, फोकल लेंथ अलग है, दूर का ऑब्जेक्ट देखोगे तो फोकल लेंथ अलग हो जाएगी, है ना। अच्छा, जो लोग ज्यादा समय जैसे लैपटॉप पे बिताते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, आजकल तो आप लोग भी बिता रहे हो, हम भी बिता रहे हैं। मेनली पहले सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स ज्यादा समय लैपटॉप के सामने बिताते थे, यूज्ड टू कोड फॉर आवर्स एंड आवर्स। तो उनको क्या सजेस्ट किया जाता था, डॉक्टर क्या बताते थे कि अब ये आंखों की मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के लिए इनकी भी एक्सरसाइज कराते रहना जरूरी है ना। तो कैसे एक्सरसाइज कराएंगे इसकी बच्चों, आंख की मसल की एक्सरसाइज कैसे करेंगे? मतलब राइट लेफ्ट देखेंगे, फोकस करेंगे। राइट लेफ्ट देखो, या क्या है, कोई आप एक पास का ऑब्जेक्ट देखो, जैसे कोई बुक पढ़ रहे हो, कंप्यूटर स्क्रीन का को देखो या कीबोर्ड को देखो, और फिर अचानक से शिफ्ट योर फोकस टू एन ऑब्जेक्ट फार बिल्डिंग, आपकी खिड़की से जो दूर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है उस पे फोकस करो, जैसे कि बर्ड पे फोकस करो अगर दिख रहा है तो। फिर वापस से नीचे देखो कीबोर्ड पे, फिर वापस से ऊपर देखो, तो क्या होगा, वो सिलियरी मसल्स अपने आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड होगी, तो फ्लेक्सिबिलिटी मसल की बनी रहेगी। हम लगातार क्या करते रहते हैं, मान लो बहुत देर तक आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते जा रहे हो कंटिन्यूअसली कंप्यूटर, तो वो हमेशा एक ही पोजीशन में फिक्स होती है, तो वो क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर जाती है, रिजिड हो जाती है। फिर जब कभी हमें दूर का ऑब्जेक्ट देखने की जरूरत पड़ती है तो हाँ वो सर, अचानक तो क्लमजी हो जाता है। रिलैक्स नहीं हो पाती मसल, तो रिलैक्स नहीं हो पाती, तो फिर हमें क्या है, जैसे चश्मे का सहारा लेना पड़ता है, स्पेक्स यूज करने पड़ते हैं। ये बात समझ में आती है बेटा? यस सर। अच्छा, अब इसमें एक बात और हमें ये समझनी चाहिए कि
सर एक मिनट ऊपर का दिखाओ। हाँ हो गया सर। सर हम्म रिलैक्स करते वक्त ज्यादा फोकल लेंथ होगा कि compress करते एक मिनट, कम अगेन, दोबारा बोलो बेटे, क्या बोल रहे हो? वक्त रिलैक्स करते वक्त फोकल लेंथ ज्यादा होगा कि कंप्रेस करते वक्त? कॉन्ट्रैक्ट करते समय फोकल लेंथ कम हो जाती है ना। जब हमारी मसल्स, जब हम बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट पे देख रहे होते हैं ना, तो हमारी मसल, सिलेरी मसल्स अपनी रिलैक्स्ड स्टेट में होती। सिलेरी मसल्स आर in their relaxed state when eye focuses on a distant object. जैसे जैसे पास का ऑब्जेक्ट आप देखने की कोशिश करोगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा। समझ में बात आती है? यस सर। अब देखो क्या होता है, आप बहुत दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हो, आई मसल रिलैक्स्ड है, आपने धीरे धीरे दूर से पास की तरफ फोकस शिफ्ट करते जा रहे हो, तो आंख कॉन्ट्रैक्ट करके वो क्या करेगी, अपनी फोकल लेंथ को रिड्यूस करेगी, ऑप्टिकल पावर को बढ़ाएगी, फोकल लेंथ को रिड्यूस करेगी। लेकिन वो रिड्यूस करने की एक लिमिट है ना। टू फोकस ऑन अ नियर बाई ऑब्जेक्ट, I must reduce its focal length. या हम ये कह सकते हैं, और we can say that ciliary muscles keep getting strained. और क्या होता है, there is a minimum distance of object from eye. For which I can form image on retina. Below this distance, below this distance मतलब उस डिस्टेंस के नीचे अगर आप चले गए तो क्या होगा, रेटिना पर इमेज कर ही नहीं पाएगा, वो अपनी फोकल लेंथ को रिड्यूस नहीं करवा पाएगा। आई विल नॉट बी एबल टू फॉर्म इमेज।
this distance is called as least distance of clear vision. सर इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर एक हेल्दी आई के लिए. ओके सर. Least distance of clear vision. कैपिटल डी सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं और कैपिटल डी बराबर होता है किसके? 25 सेंटीमीटर. क्या ये बात समझ आ रही है बच्चा? Yes, sir. यस है ना? अच्छा, अब एक ऑब्जेक्ट एक और है यहाँ पर मामला के ब्लाइंड स्पॉट भी होता है ना? वो अलग, वो तो फील्ड ऑफ व्यू के बाहर की बात है ना. सर ऊपर का दिखाइए। ये पेज नोट कर रहे हो अभी बेटे? Yes, sir. हाँ सर। नोट किया बच्चों? हाँ सर, ओके। ओके. देखो, एक तो ये एस्पेक्ट है ना, क्या 25 सेंटीमीटर इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन. उसके ज्यादा पास में अगर आप ऑब्जेक्ट को ले आओगे तो आंख से वो ठीक दिखना बंद हो जाएगा. क्या ये बात समझ में आ रही है अपने को? बोलिए भाई. अब देखिए, एक चीज और होती है कि देखो, ये बड़ा कॉमन ऑब्जर्वेशन है, आप सबको पता ही होगा कि एक ऑब्जेक्ट की एक तो होती है उसकी एक्चुअल हाइट और एक होती है जो आंख को दिखाई पड़ रहा है, आंख को लग रहा है, परसेप्शन, उसकी हाइट का परसेप्शन. तो उसकी हाइट का जो परसेप्शन होता है वो बेसिकली उस ऑब्जेक्ट की कितनी बड़ी इमेज आंख पे बन रही है उस पे डिपेंड करता है. बोलिए बच्चों. जैसे हाँ सर। हम मान लो थोड़ी ऊंची बिल्डिंग पे चले जाए 12-15 फ्लोर को और वहां से नीचे देखें तो हमें वो रोड पे चलती चलती कार भी छोटी छोटी दिखाई पड़ती नहीं, और उसी कार को अपन पास में जाके देखते हैं तो वो हमें बड़ी दिखाई पड़ती. बिल्कुल कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि नहीं बच्चों? यस सर. दूर से ऑब्जेक्ट छोटा दिखाई देता है, पास से वो बड़ा दिखाई देता है. इसका रीजन क्या है? देखो,
जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, h हाइट का है और आंख से कुछ x डिस्टेंस पे रखा गया है, तो क्या होगा बेटे, ये इसकी इमेज कैसे बनाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ रे भेजा, ये सीधी निकल जाती है ना। तो क्या इसकी इमेज रेटिना पर ऐसी बनेगी क्या, इतनी साइज की बनेगी, है ना, बोलिए। ये वाली डिस्टेंस तो 2r है, और इस एंगल को अगर मैं थीटा बोल रहा हूं तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये साइज ऑफ इमेज को करस्पॉन्ड कर रहा है। क्या इस डिस्टेंस को 2r इंटू थीटा लिख सकता हूं? अब जब भी इमेज बनेगी वो 2r डिस्टेंस पे ही बनेगी ना। यस सर। जब भी डिस्टेंस बनेगी वो 2r इमेज बनेगी 2r डिस्टेंस पे ही बनेगी। तो क्या मैं ये बोल सर ये 2r थीटा कैसे आया? अरे यार, r थीटा, लेंथ ऑफ आर्क इनटू थीटा ऐसे लिख दिया, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा, अच्छा, समझा सर। है ना। हालांकि ये अप्रोक्सीमेशन ही है ना, अप्रोक्सीमेटली ऐसा हमने इसको लिख दिया। क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि हम अभी छोटे ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। छोटा ऑब्जेक्ट मतलब कैसा, जैसे कागज पे कोई लेटर लिखा हुआ है ना, हम कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो वो टेक्स्ट जो है वो हमारी आंख पे कितना एंगल सबटेंड करेगा। ये मान लो तुम्हारी कॉपी पे ए लिखा हुआ है, तो हाउ मच एंगल इट इज एनीवे गोइंग टू सबटेंड, क्या वो एंगल बहुत छोटा ही होने वाला है ना। तो इसको आप सर्कुलर आर्क जैसा ट्रीट करके और 2r को रेडियस मान करके इसको 2r थीटा लिख सकते हो। अब 2r इज फिक्स्ड, थीटा इज वेरिएबल। क्या मैं बोल सकता हूं कि जो साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना डिपेंड्स ऑन थीटा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा के, साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा? यस सर। ये थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट को, इसी हाइट के ऑब्जेक्ट को अगर मान लो मैं आगे शिफ्ट कर देता बेटे, तो क्या ये जो एंगल सबटेंड करता वो बढ़ जाता? क्या अब ये ज्यादा एंगल सबटेंड करने लग जाता? यस सर। ये ज्यादा एंगल सबटेंड करने लग जाता है ना। वैसे अगर इस थीटा को, क्योंकि ये वाला एंगल है थीटा, tan थीटा की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो वो h बाई एक्स के बराबर है। क्या tan थीटा h बाई एक्स के बराबर है? हाँ सर। यस सर। tan थीटा h बाई एक्स के बराबर है। अब देखो, अपन बहुत छोटे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो थीटा बहुत छोटा है, तो क्या tan थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा भी लिख सकते हो आप? क्या थीटा h बाई एक्स के बराबर है? तो हम क्या बोल सकते हैं ये कि फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ गिवन हाइट, as x decreases theta increases, and as theta increases size of image formed on retina also increases। बोलिए बच्चों। एक गिवन हाइट का ऑब्जेक्ट को जब आप पास में लेकर के आओगे तो वो आपको बड़ा नजर आएगा, उसी ऑब्जेक्ट को दूर लेके चले जाओगे तो क्या वो छोटा नजर आएगा? क्यों बेटा? यस सर। ये मान लो कुछ लेटर लिखा हुआ है, इसको आप पास लेके, तो यही बड़ा नजर आएंगे ये लेटर।
आएंगे या नहीं, उसी को दूर ले जाएंगे तो वो छोटा होता चला जाएगा। तो बात क्या है, ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं, एंगल सबटेंडेड बढ़ता है, एंगल सबटेंडेड बढ़ता है तो जो रेटिना पर इमेज फॉर्म हो रही है उसकी साइज भी बढ़ जाती है ना। देखो कोई अपन ने कुछ ये लिखा हुआ है साहब यहाँ पे, है ना, ये मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं क्या कोशिश करता हूँ, इसको पास लाके पढ़ने की कोशिश करता हूँ ना, आँख के पास लाता हूँ। अच्छा पास से देखो क्या लिख रहा है, क्यों होता है कि नहीं होता। खास करके अपने घर में जो थोड़े बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको जनरली अखबार वगैरह पढ़ने में दिक्कत होती है, तो वो ऐसे पास लाके पढ़ते हैं, हाँ भाई क्या लिख रहा है, ठीक से पढ़ते हैं, क्यों। यस सर। तो पास लाने का कॉन्सेप्ट क्या है, वो एंगल सबटेंडेड एट द आई बढ़ता है, पास लाने से बड़ा बड़ा नजर आता है, तो पढ़ने में आसानी होती, यही बात है कि नहीं। अब देखो क्या है, पास लाने की कोई लिमिट है कि नहीं। 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास नहीं ला सकते अपन, है ना। इसका मतलब क्या है कि अच्छा, इसका मतलब मैक्सिमम एंगल जो अपन सबटेंड करवा सकते हैं उसकी एक लिमिट है ना। एक्स की मिनिमम वैल्यू है कैपिटल डी फॉर क्लियर विजन, क्यों। इंप्लाइज थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, क्या वो h बाई डी के बराबर है, ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए बच्चों, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। क्या लिखा है मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या लिखा है, एंगल। maximum angle that an object of given height can subtend at eye, क्यों भाई। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों। अब अगर मान लो आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बहुत छोटा था और उस छोटे ऑब्जेक्ट को आप आंख के पास लाते गए, और आंख के पास लाते लाते आपने कैपिटल डी डिस्टेंस पे ला करके उसको रख दिया, और अब उसके बाद भी आपको वो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब क्या करोगे जी। उसके बाद भी आपको वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब क्या करोगे। ऐसे केस में फिर हमको किसकी जरूरत पड़ती है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। या अगर मान लो आप इतनी दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, जैसे किसी डिस्टेंट स्टार को देख रहे हो, सेलेस्टियल बॉडी को देख रहे हो, कि वो आंख पे एंगल ही बहुत कम सबटेंड कर रहा है, अब उस बॉडी को तो पास में लाने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो उस केस में भी हमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, टेलीस्कोप। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों। यस सर। है ना। तो अब ये अपन अगली क्लास में ये इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो हमारा ये ऑप्टिक्स वाला चैप्टर जो है वो उससे खत्म हो जाएगा, है ना। ये नोट्स, सर हाँ बोलिए बेटे। सर मुझे डाउट है थोड़ा सा, हाँ बोलो। ये वाले चैप्टर में नहीं, थर्मल में। हाँ हाँ क्या डाउट है। सर वो डाउट रह जाता है सुबह। हाँ 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 हाँ, वो मैं उसका रिप्लाई करता हूँ बेटे अभी। अभी पूछना है मतलब उसका हाँ रिप्लाई सर करना है। अभी दे दो, वो संदीप सर तो बीमार है अभी। हाँ 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 हाँ
हाँ मैं अभी भेज दूंगा तुमको सॉल्व करके। Thank सॉल्व you, करके ही sir. चाहिए ना तुमको कि कुछ जी सर, उसमें पूछना है? सॉल्व करके, और वो जो लास्ट का एक क्वेश्चन है उसका थोड़ा सा अभी एक्सप्लेन कर दीजिए ना। वो कॉम्प्रिहेंशन वाला, What वाटर और आइस का मिक्स किया है हमने, वो वाला ना। a bimetallic strip consists of metal A and B. It is mounted rigidly as shown. The metal A has higher coefficient expansion as compared to B. When bimetallic strip is placed in cold bath, it will bend वाला। हाँ 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 हाँ, तो उसमें तो क्या होगा बेटा, टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो दोनों की टेंडेंसी होगी कॉन्ट्रैक्ट होने की। तो जिसका अल्फा ज्यादा है वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा, तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा तो क्या होगा, उसकी लेंथ कम हो जानी चाहिए, तो वो बेंड होगी और वो इनर पार्ट की तरफ चला जाएगा। ठंडा करने पे क्या होगा, जिसका अल्फा ज्यादा है वो इनर पार्ट की तरफ चला जाएगा। गर्म करने पे क्या होगा, जिसका अल्फा ज्यादा है वो आउटर पार्ट की तरफ चला जाएगा। उल्टा। उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जिसका अल्फा ज्यादा है वो उसकी लेंथ ज्यादा डिक्रीज होगी ना, कम हो जाएगी उसकी लेंथ दूसरे वाले के कंपैरिजन में। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है बेटे, बाकी मैं सॉल्व करके भेजता हूँ तुमको, है ना। हीट ट्रांसफर के क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करते हैं? क्या बोल रहे हैं बेटे? हीट ट्रांसफर के क्वेश्चंस कैसे कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं? हीट ट्रांसफर की शीट मिली है क्या बेटे आप लोगों को अभी? सर वो एक है थर्मल एक्सपांशन एंड कैलोरीमेट्री वाली साथ में। कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपांशन वाली मिली है, उसमें नहीं होंगे क्वेश्चंस हीट ट्रांसफर के। नहीं है सर। हाँ उसमें नहीं हाँ होंगे। सर नहीं है। हाँ उसके क्वेश्चंस मैं आपको अलग से। आप लोगों के पास एचसी वर्मा है क्या बच्चों किताब? नहीं डू यू सर। हैव द एचसी वर्मा? नहीं है, ठीक है। तो मैं उसके क्वेश्चंस जो हैं वो आपको छांट के भेजता हूँ, हीट ट्रांसफर के, है ना। उसमें हीट ट्रांसफर नाम से अलग चैप्टर ही है। ओके सर। अच्छा, इसके इसके अलावा और कौन सा चैप्टर आएगा तुम्हारे अभी? नेक्स्ट कौन सा पढ़ेंगे अपन इसके बाद? इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा? इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विच वन? दोनों। करंट एंड कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो सर आधा ही आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा आ रहा है। ओके ओके, ठीक है बेटे, तो फिर यही दोनों चैप्टर पढ़ेंगे अपन, है ना। बाय सर, थैंक यू सर।